नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 5 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में सत्र को 5 से 8 जनवरी तक 4 दिनों के लिए बुलाने की मंजूरी दी गई है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने सचिवालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें सत्र की तैयारियों और आगामी विधि एजेंडे की जानकारी भी साझा की। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। विशेष रूप से प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दों पर विस्तृत और खुली चर्चा होगी। पिछले 20 वर्षों की स्थिति और वैज्ञानिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और प्रदूषण से जुड़ी कमियों और भविष्य की कार्य योजना पर विचार भी किया जाएगा। सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। साथ ही आम आदमी पार्टी ने शिक्षकों की ड्यूटी आवारा कुत्तों की गिनती में लगाने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हमारे संवाददाता ने धनेंद्र भारद्वाज से बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। एक बार फिर से घमासान मच गया है। आपको बता दें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया है, जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली में जो शिक्षक है उनको बीजेपी ने कुत्तों के लिए की गिनती के लिए लगा रखा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी। घनेंद्र भारद्वाज जी, जिस तरह से आप लोगों ने आरोप लगाया है, आज प्रेस वार्ता की है कैबिनेट मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि सीधा निराधार आरोप है, गलत आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, इनको बदनाम करने की साजिश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रेखा गुप्ता जी से लेके उनके तमाम कैबिनेट मंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करने का काम करते हैं। दिल्ली की सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एक ऑर्डर था, और उसमें ये लिखा गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स अब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अब वो गलियों में जाके कुत्तों की गिनती करेंगे। ये ऑर्डर में था। और जब ये ऑर्डर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया, जब ये सोशल मीडिया के थ्रू रोटेट होने लगा, डिजिटल मीडिया के थ्रू, तब भारतीय जनता पार्टी को लगा, जब आम आदमी पार्टी ने इसको उठाया, दिल्ली के शिक्षक समाज ने इसके खिलाफ आक्रोश प्रकट करा, और दिल्ली के आम जनता ने भी जब इस बात का विरोध प्रकट किया कि शिक्षक का दर्जा हमारी संस्कृति में गुरु का है और गुरु के दर्जे को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। हमारे गुरु को, हमारे शिक्षक को आप कहोगे कि जाके कुत्तों की गिनती करो, ये एक तरीके से शिक्षकों का अपमान था, गुरु का अपमान था, हमारे भगवान का अपमान था। जब ये बात का आक्रोश चारों तरफ से हुआ, हमने भी उठाया, दिल्ली के शिक्षकों ने भी उठाया, शिक्षक संघ ने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। हमने भी कहा कि सरकार अगर इस ऑर्डर को वापस नहीं लेगी तो आम आदमी पार्टी विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो आज दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था, आम आदमी पार्टी ने गलत पोर्ट्रेट करा है, हम गलत हैं, मीडिया थोड़ी गलत है। मीडिया ने इस बात को हाईलाइट करा, मीडिया ने इस बात की जो है जांच पड़ताल करी, मीडिया इस मामले को आगे लेके आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आखिरकार दिल्ली के शिक्षकों के आक्रोश के खिलाफ झुकना पड़ा। और ये मैं कह रहा हूं कि बार बार अब क्यों कह रहा हूं कि पूरी की पूरी सरकार झूठ बोलती। कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बड़े बड़े पत्रकारों को लेकर यमुना जी के घाट पे गई और सबको बोला कि यमुना जी हमने इतनी साफ कर दी कि पूर्वांचल के लोग आए, यमुना जी में डुबकी लगाएं, यमुना जी में आचमन करें, यमुना जी में आके छठ मनाएं, यमुना हमने इतनी साफ कर दी। उस समय भी हमारे जो दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने एक्सपोज करा था कि एक आर्टिफिशियल वाली मिनरल वाटर वाली यमुना बनाई थी, जो सामने से नजर आ रही थी कि एक यमुना जी जो मल मूत्र से भरी हुई है, बीच में डिवाइडेड था, बीच में कुछ मिट्टी लगा दी गई और एक घाट सा बना दिया गया, आर्टिफिशियल घाट, जिसमें मोदी जी को आना था। फिर मोदी जी ने आए, जब मोदी जी को लगा कि सोशल मीडिया पे चारों तरफ बेइज्जती होगी, मोदी जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन सच ये था कि यमुना जी पहले से ज्यादा गंदी होगी। हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट ने बताया था। और अभी कल एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा साहब ने इस बात को एडमिट करा। जब उस एंकर ने सवाल करा कि यमुना जी साफ हो गई, यमुना जी में डुबकी लगा सकते हैं, तो सिरसा साहब बोले नहीं 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 नहीं, यमुना जी तो बहुत गंदी है, तुम भी मत जाना,
किसी को सलाह भी मत देना, यमुना जी में जाओगे तो बीमारी लग जाएगी। खुद सिरसा साहब ने माना। इसका मतलब 2 महीने पहले रेखा गुप्ता झूठ बोल रही थी, और रेखा गुप्ता के कहने के बाद, क्योंकि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की सबसे बड़ी शासक है, और दिल्ली के जल मंत्री ने भी कहा, उनके चक्कर में हमारे जो दिल्ली के पूर्वांचल वासी थे, भोले वाले लोग, उन्होंने रेखा गुप्ता की बात को सच मान के यमुना जी में डुबकी लगा दी, यमुना जी में आचमन कर चले गए, और उन लोगों को बीमारी होगी। हमारे दिल्ली के भोले भाले पूर्वांचल वासियों को आपको बीमार करने की क्या जरूरत थी? एक छोटी सी पब्लिसिटी स्टंट के लिए आपने दिल्ली के पूर्वांचल वासियों की जान को जोखिम में डाल दिया। तो घमासान सड़कों पे तो लगातार जारी है, और सोशल मीडिया पे भी लगातार घमासान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी है। और ऐसे में अब सवाल ये है कि अब विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र जो 5 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा, क्या वहां पर भी तगड़ा घमासान देखने को मिलेगा? कैमरा पर्सन कपिल के साथ कृष्णा सोनकर, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। आम आदमी पार्टी लगातार 1000 लोगों ने अगर दिल्ली की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया हो, केवल सोशल मीडिया पर झूठ बोलते रहना। सोशल मीडिया पर मैं तो आपको 3 झूठ बता रहा हूं ना। कल बोला क्या लेना देना आम आदमी पार्टी का इन भ्रष्टाचारियों से? भ्रष्टाचारी सस्पेंड हुए, पेट में दर्द आम आदमी पार्टी के हो रहा है। 25 तारीख को बोल दिया बच्चे सांता क्लॉज बनकर आएंगे तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। कौन सा ऑर्डर था? डीएसएसबी की परीक्षा इनके कालखंड में भी होती रही, बच्चों को भड़काने के लिए, अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, मंत्री के नाते हम पर आरोप लगाने के लिए। अरे तुमने खुद को बेरोजगार नेता घोषित किया है, दिल्ली की जनता ने तो हमें सेवा का काम दिया भाई। हम तुम्हारे रोज रोज के झूठों को अगर देते रहेंगे तो तुम तो बेरोजगार हो। हमारे पास दिल्ली की जनता को करने के लिए बहुत काम है। इसलिए संजीव झा के हर सवाल का जवाब देने को मैं बाध्य नहीं हूं, मगर वो विधानसभा के सदस्य हैं। ऑर्डर में लिखा हुआ उनके तथाकथित राष्ट्रीय नेता ने, और जिस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं, मैं जानना नहीं चाहता हूं कौन टिकट बेचता था, कौन क्या करता था। इनके नेता जिस प्रकार की कल ट्विटर पे टिप्पणियां कर रहे थे, हम उस स्तर पर जाना नहीं चाहते। मगर इतना तो विवेक होना चाहिए, कागज पढ़कर बोले, कागज देखकर बोले। कौन से कागज में, कौन से सेंटेंस में, कौन से ऑर्डर नंबर में लिखा है कि कुत्तों की गिनती टीचर करेंगे? सबने ये ट्वीट किया, इंक्लूडेड सो कॉल राष्ट्रीय नेता। मारवाड़ जंक्शन से चोरी की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते रात्रि अज्ञात चोरों ने वीडी नगर में 3 मकानों के ताले तोड़ लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर वो फरार हो गए। मकान मालिक सामाजिक कार्यों के चलते दूसरे गांव में रह रहे थे। तभी पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और जांच तेज करने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। पाली से गंभीर रेलवे हादसे की खबर सामने आ रही है। मारवाड़ जंक्शन के न्यू मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन यार्ड के पास एक युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया। मालगाड़ी पायलट की सूचना पर जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज मय और जीआरपी जाप्ता मौके पर वहां पहुंचे। 108 की मदद से घायल युवक को मारवाड़ जंक्शन अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक होने पर उसे पाली रेफर कर दिया गया। घायल युवक अज्ञात बताया जा रहा है और उसकी पहचान के प्रयास जीआरपी द्वारा किए जा रहे हैं। पाली के बांगड़ अस्पताल में युवक का उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पाली से व्यापारिक विरोध की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाली समस्त व्यापारी एकता संघ ने अवैध मेलों के आयोजन को रोकने की मांग उठाई है। आज रामलीला मैदान और अड़ू व्रत नगर मंथन टॉकीज के पास आयोजित विरोध रैली में व्यापारियों ने आक्रोश जताया है। व्यापारी संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इन मेलों के कारण 5000 से अधिक दुकानों के व्यापार पर अधिक संकट मंडरा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि इन अवैध मेलों ने ना तो कोई टैक्स वसूला जा रहा है इनसे और ना ही जीएसटी उनसे वसूली जा रही है, जबकि व्यापारी संघ सरकार को लाखों रुपए का टैक्स अदा करते हैं।
व्यापारी संघ ने ये चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से मेलों को नहीं रोका तो व्यापारी अपनी दुकानों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंप देंगे। और ये मामला प्रशासन और व्यापारिक समुदाय के बीच गंभीर चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। हम यहाँ से धान मंडी से सराफा बाजार, उदयपुरिया बाजार और सुराना धर्मशाला से वापस पुरानी सब्जी मंडी से वापस धान मंडी से सोमनाथ मंदिर से सूरज कॉल होके हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में अगर कलेक्टर साहब हमारी बातें मानते हैं तो ठीक है, मेला के खिलाफ में हम जा रहे हैं। और अगर कलेक्टर साहब हमारी बात नहीं मानते हैं तो आगे से हम पूरे मार्केट की साबिया शामिल करके कलेक्टर साहब को दे देंगे और बेमुदत हड़ताल पे जाएं। पाली से धार्मिक आयोजन की खास खबर सामने आ रही है। मारवाड़ जंक्शन के मुक्तिधाम के निकट करंट बालाजी की 19वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। श्री साईं दर्शन हेल्पलाइन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा और नगर के गणमान्य नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। 19 साल पहले करंट लगने से एक वानर की मौत हुई थी और नगरवासियों ने विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर समाधि स्थल स्थापित कर दिया था। ये स्थल मारवाड़ क्षेत्र में करंट बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है और हर साल 30 दिसंबर को यहाँ पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धालु द्वारा पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। आज इस आयोजन में श्रद्धा और भक्ति का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। पाली से सामुदायिक और राजनीतिक प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज सोजत में टैक्सी यूनियन ने आक्रोशित रैली निकाली है। रैली का नेतृत्व एडवोकेट गजेंद्र सोनी, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष महेंद्र जोशी और पार्षद सुनीता सोनी ने किया। रैली स्थानीय चारभुजा मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। उपखंड अधिकारी मान सिंह राम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लगातार ये मांग की जा रही है। पार्षद लकी जोशी, दंपत्ति मुड़ेद, बालमुकुंद सोनी, गोड़पत शर्मा सहित सैकड़ों शहरवासी रैली में मौजूद रहे और बार बार ये मांग करते रहे कि बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने रैली निकाली और ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। मारवाड़ जंक्शन से शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रम की खबर सामने आ रही है। मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान का 11वां प्रतिभा समारोह मेघवाल छात्रावास परिसर में आयोजित किया गया है। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह समारोह में शामिल हुई और होनहार छात्रों छात्राएं जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उनको गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रताप गोयल, संस्थान के अध्यक्ष चौथाराम मेघवाल और साधु संतों की उपस्थिति रही। 150 से अधिक होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उच्चतम अंक प्राप्त किए गए। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, तहसीलदार शिवजी राम बावरी और एसडीएम दिनेश सापले भी समारोह में मौजूद रहे। जिले भर से मेघवाल समाज के समाज बंधु और साधु संत समारोह में शामिल हुए होकर छात्रों को प्रोत्साहित भी किया। पाली से खेल और सामाजिक कार्यक्रम की बड़ी खबर सामने आ रही है। मारवाड़ जंक्शन के छापरिया मैदान में वाल्मीकि समाज के नवयुक्त मंडल अध्यक्ष राहुल परिहार के तत्वावधान में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में सभी वाल्मीकि समाज की टीमें, खिलाड़ियां वहां प्रदर्शन किया उन्होंने और फाइनल मुकाबला उदयपुर और जैसलमेर के बीच खेला गया, जिसमें उदयपुर टीम विजेता रही। विजेता उदयपुर टीम को 51,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी और सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह तथा मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भी दिया गया। उपविजेता जैसलमेर टीम को 21,000 रुपए का चेक, ट्रॉफी और सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। समापन समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी और सदस्य वहां मौजूद रहे और विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किया गया।
डिडवाना उपखंड के ग्राम ठाकरियावास से दर्दनाक अग्निकांड की खबर सामने आ रही है। बीती देर रात एक रिहायशी दाढ़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें आधा दर्जन पालतू पशुओं की जलकर मौत हो गई। पशुओं को बचाने के प्रयास में मालिक गंगाराम मेघवाल भी झुलस गए। आग ने तेजी से फैलने के कारण बाड़े में बंधे अन्य पशु भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका उपचार चल रहा है। पीड़ित परिवार के लिए यह घटना बड़ी आर्थिक हानि का कारण बनी हुई है, क्योंकि पशु उनकी आजीविका का मुख्य आधार थे। स्थानीय पुलिस और हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर सरकारी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शिरडी से एक खास खबर सामने आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के कार्यकारी निर्देशक और प्रसिद्ध उद्योगपति अनंत अंबानी आज शिरडी पहुंचे हैं। उन्होंने धूप आरती में भाग लिया है और श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद अनंत अंबानी ने साईं बाबा संस्थान के कार्यों की सराहना की और संतोष व्यक्त किया। श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से सीओ गौरक्षक डीलकर ने उनका सम्मान किया और इस अवसर पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराव दराड़े भी वहां मौजूद रहे। अनंत अंबानी ने साईं बाबा संस्थान को 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्रदान की, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। डिडवाना से एक बार फिर खतरनाक प्लास्टिक मांझे से जुड़ी गंभीर खबर सामने आ रही है। प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक रहा चाइनीज मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। ताजा मामले में बाइक सवार एक युवक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की उंगलियों से गहरे जख्म आए, जिन्हें ठीक करने के लिए अस्पताल में 8 टाके लगाए गए हैं। ये शहर में प्लास्टिक मांझे से जुड़ी चौथी बड़ी दुर्घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित है और लगातार हो रही घटनाओं से नागरिकों में रोष है और सख्त कार्रवाई की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। अगली खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से आ रही है। जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खालापुर तालुका के खोपोली शहर के राहतवाड़े साई बाबा नगर में सोशल एक्टिविस्ट में शिंदे शिवसेना पार्षद मानसी कालोखे के पति मंगेश कालोखे के दिन दहाड़े धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। ये कैंडल मार्च खोपोली पुलिस स्टेशन तक निकाला गया है, जहां मांग पत्र भी सौंप दिया गया है। जो मांग पत्र है वो भी सौंप दिया गया है। कैंडल मार्च का नेतृत्व शिंदे शिवसेना विधायक महेंद्र थोरवे ने किया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रही। लगातार ये रायगढ़ से खबर सामने आ रही है। रायगढ़ खपोले में दिन दहाड़े हत्या हुई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हजारों लोगों ने इस मार्च में शामिल होकर ये दुख जताया है और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ खड़े हुए हैं।
बांग्लादेश में लगातार हिंदू आबादी घट रही है और बड़ी संख्या में घट रही है। आए दिन किसी न किसी का मर्डर हो जा रहा है। क्या कुछ इसकी वजह है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। बांग्लादेश आज दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला देशों में गिना जाता है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी करीब 17 करोड़ 66 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश बन गया है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बीच एक बदलाव बहुत साफ दिखाई देता है, वो है हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। आज हालात ऐसे हैं कि हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, जबकि आजादी के वक्त तस्वीर बिल्कुल अलग थी। साल 2022 की जनगणना और अलग अलग जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या करीब 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच मानी जाती है। अगर प्रतिशत में देखें तो ये कुल आबादी का लगभग 7.5 से 8% ही है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय देश की लगभग 20 से 22% आबादी हिंदू थी, यानी आजादी के बाद से हिंदू आबादी का प्रतिशत आधे से भी कम रह गया। अगर बांग्लादेश के इतिहास पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि हर 10 साल में हिंदू आबादी का प्रतिशत कम होता गया। आजादी के तुरंत बाद ही इसमें तेज गिरावट देखने को मिली। 1971 में हिंदू आबादी करीब 22% थी। कुछ ही सालों में यह घटकर 13 से 14% रह गई। इसके बाद हर जनगणना में यह आंकड़ा और नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज स्थिति यह है कि हिंदू समुदाय का राजनीतिक, प्रशासन और समाज में प्रभाव बहुत सीमित रह गया है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ता गया, जिससे देश का धार्मिक संतुलन एक तरफा होता चला गया। बांग्लादेश में हिंदू आबादी घटने की सबसे बड़ी वजह बड़े पैमाने पर पलायन को माना जाता है। पिछले कई दशकों में लाखों हिंदू परिवार बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए। ये पलायन किसी एक साल या एक घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये पीढ़ियों से चलती आ रही प्रक्रिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच खुली सीमा, पश्चिम बंगाल और असम से भाषा, संस्कृति और रिश्तों की समानता के कारण हिंदुओं के लिए भारत आना अपेक्षाकृत आसान रहा। कई शोध और रिपोर्ट ये बताते हैं कि औसतन हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ते रहे हैं। आज भारत में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं। पलायन की वजह सिर्फ आर्थिक नहीं रही, बल्कि सुरक्षा की भावना भी एक बड़ा कारण बनी। अलग अलग समय पर बांग्लादेश में हिंदुओं को सांप्रदायिक हिंसा, मंदिरों पर हमले, जमीन और संपत्ति विवाद, सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1971 के युद्ध के दौरान हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इसके बाद 1990 और 2001 के हाल के वर्षों में चुनावों या राजनीतिक अस्थिरता के समय हिंदू इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आती रही। इन असुरक्षा की भावना को और गहरा किया, जिससे पलायन की रफ्तार बढ़ती चली गई। हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच जन्म दर का अंतर भी जनसंख्या में बदलाव की एक बड़ी वजह है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि हिंदू परिवारों में औसतन बच्चों की संख्या कम रही, मुस्लिम परिवारों में जन्म दर थोड़ी ज्यादा रही। लंबे समय में ये छोटा सा अंतर भी बड़ा असर डालता है, खासकर तब जब एक समुदाय लगातार पलायन कर रहा हो। यही वजह है कि हिंदू आबादी की संख्या न सिर्फ प्रतिशत में बल्कि प्रभाव के लिहाज से भी कमजोर होती चली गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदू आबादी के घटने के पीछे 3 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, लगातार पलायन। दूसरा, असुरक्षा और धार्मिक हिंसा की भावना। तीसरा, जन्म दर में अंतर। इन सभी कारणों ने मिलकर बांग्लादेश की सामाजिक और धार्मिक संरचना को बदल दिया। आज हिंदू समुदाय वहाँ एक अल्पसंख्यक समूह बन चुका है, जबकि आजादी के समय वो देश की एक बड़ी आबादी हुआ करता था। बांग्लादेश आज दुनिया के सबसे घनी तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।